जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, हरियाणा में एक कहावत है, आपा मरे स्वर्ग दिखेगा। मतलब अगर हमें अपने काम को परफेक्ट करना है तो हमें उस काम को खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे छोड़कर हम उसको परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर उम्मीद भी नहीं है कि वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर हमें पानी चाहिए कुएं से, तो कुएं में बाल्टी हमें खुद डालनी पड़ेगी, ताकि जितनी हमें जरूरत है पानी की, हम उतना पानी खींच सकें। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अभी चर्चाएं चल रही है कुछ दिनों से कावेरी जेट इंजन की। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। ये कावेरी जेट इंजन का प्रोजेक्ट सन 1986 में शुरू हुआ था, और 1996 तक आते आते 26-2700 करोड़ रुपए इसमें झोंकने के बावजूद भी इसका रिजल्ट निकला जीरो। और 2014 तक तो लगभग नौबत यह आ गई थी कि इसको बंद ही कर दिया जाए। हमारे बस की बात नहीं है दोस्तों। भारत में अच्छे अच्छे इंजीनियरों की और वैज्ञानिकों की कोई भी कमी नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कैसी कैसी मिसाइलें बना दी जिसका दुनिया लोहा मानती है, और अरबों डॉलर के व्यापार कर रही है वही मिसाइलें के थ्रू भारत। अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, रशिया के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर किया S-400, जिसको अभी आपने उसका कमाल भी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और पता नहीं कितने देशों को ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल बेची है भारत ने, और अर्निंग की है दोस्तों। लेकिन आखिरकार ये जरूरत पड़ी ही क्यों कि हमें एक फाइटर जेट चाहिए? हमें फाइटर जेट का हम इंजन तक नहीं बना पाए अभी तक। हम फाइटर जेट का इंजन बनाने में बहुत पीछे हैं। लेकिन इस कावेरी प्रोजेक्ट को दोबारा से 2016 में रीलॉन्च किया गया, फ्रांस की किसी कंपनी के साथ टाई अप करके। उसमें पैसा दिया गया, पैसा झोंका गया कि भी चलो हम इसको बेहतर तरीके से और नए सिरे से इस काम को शुरू करते हैं। और वही इंजन अब रशिया गया हुआ है टेस्टिंग के लिए। दोस्तों, हमारे देश में अभी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट इंजन को टेस्ट करने की फैसिलिटी अभी मौजूद नहीं है। फाइटर जेट इंजन को टेस्ट करने के लिए भी रशिया भेजा जाता है, रशिया की रशिया की फैसिलिटी में भेजा जाता है, ताकि हम उसकी पावर को टेस्ट कर सके कि जितना किलो न्यूटन का की थ्रस्ट हमें उस इंजन में चाहिए, क्या वो इंजन इतना कैपेबल हम बना चुके हैं कि वो उतनी थ्रस्ट पैदा कर सके। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। 1600 डिग्री तक का तापमान झेलने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। बहुत सारी चीजें होती है टेस्ट करने के लिए दोस्तों। तो फैसिलिटी तक हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुई। अभी रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता। अगर रिजल्ट बेहतरीन निकला, अगर वो टेस्ट में वो इंजन सफल हुआ, तो दोस्तों हम एक छलांग और लगा चुके होंगे। जैसे कि हम लोगों ने, हम भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में और मतलब रॉकेट इंजीनियर और मिसाइल इंजीनियरिंग में भारत ने जो दुनिया को करके दिखाया है। रॉकेट इंजीनियरिंग में तो आपको शायद नहीं पता होगा, या पता भी होगा कि 2017 में भारत ने एक रॉकेट में एक साथ छोटे आकार के 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिसमें से भारत के तो सिर्फ और सिर्फ 3 सैटेलाइट ही थे। बाकी तो 101 सैटेलाइट तो अदर कंट्रियों के थे, जिसमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूएई, इजराइल, इस तरह की कंट्रियां। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या इजराइल और अमेरिका इतने कैपेबल नहीं है कि अपने छोटे सैटेलाइट को लॉन्च कर सके? उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। उसमें मेरे ख्याल से चाइना का कोई सैटेलाइट था नहीं शायद। लेकिन दोस्तों, बात ये आती है कि भी उनको जरूरत क्या पड़ी भारत की हेल्प लेने की, सैटेलाइट को लॉन्च करने की? क्योंकि भारत सस्ती दरों में सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, क्योंकि भारत सस्ती दरों में मिसाइल प्रोवाइड कर पा रहा है। यही वजह है। यानी कि भारत ने सैटेलाइट इंडस्ट्री में एक तरह से एक रेवोल्यूशन का काम किया है। जहां भी सस्ती दरें मिलेंगी किसी भी कस्टमर को, चाहे वो कस्टमर कोई कंट्री है, चाहे वो कस्टमर कोई आम आदमी है, वो वहीं जाएगा। उसको बढ़िया क्वालिटी
सस्ते दामों में अगर मिल रही है तो दोस्तों जैसे ही भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे तो उससे अमेरिका में एक ना खलबली सी मच गई थी कि भी अब तो इंडिया सैटेलाइटों को सस्ते दरों में भेज रहा है, तो जिन कंट्रियों को सैटेलाइट भेजने की आवश्यकता होगी वो तो अमेरिका को बाईपास करके इंडिया के पास पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्यमी राष्ट्र बनना सबसे जरूरी है। नौकर राष्ट्र बनने की बजाय व्यापारिक राष्ट्र बनना सबसे जरूरी है। क्या आपने कभी किसी नौकरी पेशा आदमी को अरबपति बनते हुए देखा? 2 नंबर के काम करके बेशक बन जाए, लेकिन एक व्यापारी को बहुत ही जल्दी अरबपति बनते हुए आपने देखा होगा। तो वैसे ही देशों का वैसा ही काम होता है। जिस देश में ज्यादा से ज्यादा नौकर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती हैं, उनमें बिजनेस नहीं होता या बिजनेस बहुत कम होता है, वो कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाते। और जिन कंट्रीज में बिजनेस को इजी बना के उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है, सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा से ज्यादा मिलती है, तो वो कंट्री बहुत ही जल्दी उस लेवल पर आ जाता है कि उसको ये कहा जाए कि अब ये विकसित हो चुके हैं, अब इनकी जीडीपी उस लेवल पर आ चुकी है। तो दोस्तों जो ये एविएशन इंडस्ट्री है या फिर जो ये हथियारों की इंडस्ट्री है, दोस्तों अमेरिका अकेला वर्ल्ड का 43% वेपन से निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, जो कि चाइना का 7 गुना ज्यादा है और रशिया का 5 गुना ज्यादा है। दोस्तों अब ये जो कावेरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अगर ये सफल हो जाता है, अगर हम कावेरी प्रोजेक्ट के नाम से जेट इंजन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो हमारी एक बहुत ही लंबी छलांग होगी, क्योंकि हम अदर कंट्रियों को, जैसे कि हम लोग अनदर कंट्रियों से जेट इंजन खरीदते हैं, वैसे ही और लोग भी जेट इंजन हमसे खरीदेंगे। दोस्तों राफेल फाइटर जेट हमने फ्रांस से लिया था और फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया और उसकी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने से, हमसे शेयर करने से मना कर दिया। अब आप सोचो कि मना कर दिया तो क्या हुआ, इससे हमें नुकसान ही क्या है? दोस्तों इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सोर्स कोड आखिरकार होता क्या है। सोर्स कोड उस इक्विपमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, चाहे वो राडार हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, ये उसका सॉफ्टवेयर होता है, ये उसका प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये उसकी, जिससे जरूरत पड़ने पर अगर वो सोर्स कोड हमें मिल जाए, अगर फ्रांस वो सोर्स कोड भारत को प्रोवाइड करा दे, तो उस सोर्स कोड की हेल्प से जरूरत पड़ने पर हम उसको, उसके सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। हमारी मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, उनके अकॉर्डिंग हम उसमें जो जो फीचर, हमें एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, वो फीचर हम उसमें ऐड कर सकते हैं उस सोर्स कोड की हेल्प से। अब आप कहोगे कि भाई अगर हमें उसमें फीचर बढ़वाने ही है तो फ्रांस की कंपनी को बोल के हम उसमें फीचर बढ़वा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। हमने राफेल को मॉडिफाई करवा कर ही खरीदा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि सोर्स कोड का कंट्रोल हमारे हाथ में ना होकर फ्रांस के हाथ में होना। अगर उसके मेन यूनिट का, अगर उसके मेन सॉफ्टवेयर का, जो उसकी जान है, उसका कंट्रोल ही अगर फ्रांस के पास होगा, तो जरूरत पड़ने पर वो उस कंट्रोल में छेड़छाड़ करके हमें एन मौके पर धोखा भी दे सकता है, किसी भी प्रेशर में आके। प्रेशर कुछ भी हो सकता है, अमेरिका का प्रेशर हो सकता है, सबसे बड़ा प्रेशर तो अमेरिका का ही होगा भाई, चाइना का भी प्रेशर हो सकता है वैसे तो दोस्तों ये सोर्स कोड का हमारे पास ना होना हमारे लिए कितना जान का जोखिम बन सकता है, हमारे लिए कितना बड़ा नुकसानदायक बन सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने कावेरी प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान लगा दी है। अगर ये कावेरी प्रोजेक्ट हमारा सफल हो जाता, अगर हम जेट इंजन बनाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, जो कि भी टेस्टिंग के लिए रशिया गया हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो टेस्टिंग की फैसिलिटी भी नहीं है,
एक भी फैसिलिटी नहीं है भारत में किसी भी जेट इंजन को टेस्ट करने की। मिसाइलों को टेस्ट करने की फैसिलिटी है, रॉकेटों को टेस्ट करने की फैसिलिटी है। देखो रॉकेट इंडस्ट्री में और मिसाइल इंडस्ट्री में तो हम लीडर बन चुके हैं, अरबों डॉलर का व्यापार किया है हमने अदर कंट्री से सैटेलाइट के मामले में और मिसाइल्स के मामले में। लेकिन अब हमें जरूरत है फाइटर जेट इंजन की। दोस्तों अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो आगे आने वाले टाइम में देखना कि भारत वर्ल्ड की उन कंट्रियों के लेवल में आके खड़ा हो जाएगा जो एक्सपोर्टर हैं। भाई हम मिसाइल तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, सैटेलाइट इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमें जिस काम की जरूरत है खुद के लिए भी, कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, हमें फाइटर जेट इंजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, हमें फाइटर जेट के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, हम खुद के स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट बना सके। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे पास तो हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है। दोस्तों फाइटर जेट का है है जरूर हमारे पास, लेकिन उसका इंजन वो हमारा मैन्युफैक्चर नहीं है। हम बाहर अदर कंट्रियों से उसको खरीद कर उसमें सेट कर तब उसको लॉन्च करते हैं। अगर इंजन हमारे पास होगा तो फाइटर जेट को तो हम, यानी कि हमारा जो फाइटर जेट होगा वो 100% मेक इन इंडिया वाला बन जाएगा। हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं होगी, और ना ही कोई हमें ब्लैकमेल कर पाएगा सोर्स कोड के नाम से, और ना ही हमें ये डरने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास सोर्स कोड नहीं है इसका, तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में हम उस सोर्स कोड के मिसयूज की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान ना उठा लें और उसको अनदर कंट्रियों। अगर हम कावेरी प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाते हैं तो देखो दोस्तों, कावेरी प्रोजेक्ट तो कामयाब होगा ही होगा, आज नहीं तो कल ये तय है, ये होगा। जब गवर्नमेंट किसी मामले में बहुत ज्यादा गहराई से सीरियस होकर घुस जाती है तो उसमें कामयाब हो ही जाते हैं। फाइटर जेट के मामले में अभी तक हम सीरियस नहीं थे, लेकिन फाइटर जेट के मामले में अब हम कुछ सालों से बड़े सीरियस हो रहे हैं। जहां जहां हम सीरियस हुए वहां वहां हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है, वहां वहां भारत ने इतिहास रचा है। अब रशिया की बात करो या चाइना की बात करो, इन लोगों का, इन देशों का तो अपना एक इकोसिस्टम बन चुका है हथियारों की डील के मामले में। अमेरिका का किसी भी प्रकार का कोई भी सैंक्शन इनके ऊपर काम करता ही नहीं। सैंक्शन अमेरिका लगाता जरूर है इनको दबाने के लिए, इनको अंडर प्रेशर करने के लिए, लेकिन वो सैंक्शन उतना असर नहीं कर पाता इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने साल दर साल अपने आप को इम्प्रूव कर करके और अपने इकोसिस्टम को इतना मजबूत बना लिया कि वो असरकारी धमकियां नहीं रही, और वो बैन या फिर कुछ भी मान लो आप, अमेरिका की तरफ जो भी बैन लगा जाता है चाइना या रशिया के ऊपर, वो काम नहीं करता। अमेरिका सिर्फ बोलता है कि भाई, अब इस मामले में एक चीज और देखिए, भारत के जितने भी हथियार भारत ने एक्सपोर्ट किए बाहर, कभी भी किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। अभी चाइना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना की तरफ से जो पाकिस्तान को दी गई थी वो मिसाइल PL-15E के नाम से, वो तो उड़ी, भारत में गिरी, साबुत की साबुत ऐसी मिली हमको, फटी भी नहीं। दुनिया में पैनिक फैल गया कि भी चाइना के हथियार तो ऐसे हैं, तो फटते नहीं, उड़ते हैं बस, यानी कि जिस मकसद से लिए थे वो मकसद पूरा नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि चाइना के हथियारों के ऊपर लोगों का, उन कंट्रियों का ट्रस्ट ही नहीं रहा जितना ट्रस्ट भारत के हथियारों के ऊपर अदर कंट्रियों का है। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए कि हम इस हथियारों के दौड़ में अपने आप को शामिल करके इस कावेरी प्रोजेक्ट को और बढ़िया तरीके से लॉन्च करके हम इस हथियार की दौड़ में अपने आप को शामिल कर सकते हैं और अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। दोस्तों कोई भी कंट्री सिर्फ पैसों के बल पर वर्ल्ड में अपना प्रेशर, अपना दबदबा नहीं बना सकती। जापान के पास भरपूर पैसा है, लेकिन उसका तो उतना दबदबा नहीं है कि किसी अदर कंट्रियों के इंटरनल मामलों को वो इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन चाइना के पास है, अमेरिका के पास है वो दबदबा, रशिया के पास भी है, क्योंकि इन्होंने हथियारों के मामले में अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि ये किसी भी कंट्री के अंदरूनी मामलों में घुस सकते हैं और उसको इन्फ्लुएंस तक कर सकते हैं।
क्योंकि इन्होंने पैसा कमाया, पैसे के साथ साथ में हथियारों में भी अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, अब हमारा समय आ चुका है, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी कंट्री के पास पैसा आ रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी बढ़ने के साथ साथ में हम हथियारों के मामले में भी उसी लेवल पर पैरेलली आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आने वाला भविष्य हमारा बहुत सुनहरा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको आपकी नॉलेज में मैंने कुछ भी इजाफा किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ लिखिए चाइना वगैरह के बारे में, बताइए कि चाइना के बारे में आपकी राय क्या है, कि चाइना के हथियार क्या वाकई में ट्रस्टेबल है, क्या चाइना वाकई में एक ट्रस्टेबल कंट्री है, क्या हम जिस स्पीड से भी आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसी स्पीड से बढ़ते रहे तो कितने सालों बाद हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिससे हम अपने आप को ये अनाउंस कर सके अब हम विकसित हो चुके हैं। दोस्तों, जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम, भारत माता की जय।